पति की मानसिक बीमारी। मैं पति का नाम इसलिए ले रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बीमारी शादी के बाद किसी आदमी के ऊपर आई थी या उसका ये स्वभाव शादी के बाद हुआ था। वो बचपन से ही अपने आप को इस तरीके से अपने माँ बाप के लाड प्यार में खुद के दिमाग को पोस रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है हम अपने दिमाग की गंदगी माँ बाप को और भाई बहन को तो दिखा नहीं सकते। हम किसका इंतज़ार करते हैं? हम इंतज़ार करते हैं डोली, गाजे बाजे, लाखों के खर्चे के बाद लाई हुई एक लड़की का, जो आपके बेटे की मानसिक गंदगी को झेलती है। आज फिर इन्हीं में से एक प्यारी सी आंटी की कहानी आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। बस फ़र्ज़ कीजिए और जस्ट इमेजिन कीजिए आँख बंद करके कि आपकी ज़िंदगी इस कदर बना दी जाए जहाँ पे आपके हाथों को पीछे बांध करके आपको दलदल में आधा झोंक दिया जाए, जहाँ पे ना आप ज़िंदगी की तरफ ऊपर बढ़ पा रहे हैं, ना मौत की तरफ नीचे जा पा रहे हैं। और वहीं एक आदमी आपको डेली आपके सर पे बैठ करके धीरे धीरे चोंच मार के आपको घाव दे रहा है। वो घाव भरने भी नहीं देता और नए के नए घाव हर दिन आपके पास ले आते हैं। वो घाव इतने छोटे और ख़तरनाक होते हैं कि वो उसमें चींटियां लग जाती हैं, वो घाव सड़ जाते हैं, लेकिन आपको मौत नहीं आती। आप सिर्फ एक दिन का इंतज़ार करती हैं, जिस दिन के इंतज़ार के लिए आप कई दिनों का विश्वास, कई दिनों का अनशन, कई दिनों के व्रत करके आप अपनी ज़िंदगी के कई साल निकाल देती हैं। औरतों को कई साल ये समझने में लग जाते हैं कि उनके अंदर कोई परेशानी नहीं थी, ना वो चरित्र से ख़राब थी, लेकिन एक आदमी आपको चरित्रहीन साबित करके, आपको हीन भावना से देख करके, आपको अपने ही प्रति हीन भावना दे करके और अपनी गलतियों की माफ़ी ना मांगते हुए आपको डेली परेशान करने वाला इंसान गलत आप नहीं होते। आप निकल जाओ इस चीज़ से, अपने दिमाग को इस चीज़ से निकाल दो, क्योंकि ये परवरिश का फ़र्क होता है, परवरिश का असर होता है। अगर वाकई में आज की वीडियो मैं सास को भी बोलूँगी, माताओं को भी बोलूँगी और बहनों को भी बोलूँगी, आपकी एक गलत परवरिश से क्या होता है, आपकी एक गलत परवरिश से, आपकी परवरिश में ध्यान ना देने से, बेटों को सर पे चढ़ा देने से, उनकी गलत आदतों पर भी उन्हें रोक टोक ना करने से ये होता है कि जब वो पत्नी लेकर के आता है वो मानसिक तौर पे बीमार हो जाती है। वो जब मानसिक तौर पे बीमार होती है तो वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को उस तरीके की परवरिश देने में असमर्थ हो जाती है जो उसे देनी चाहिए। आप एक बच्चे को समाज के लिए नहीं, अपने घर के लिए भी तैयार करती हैं, फिर वो अपना बच्चा अच्छे से नहीं पाल पाती, फिर वो बच्चा अपनी होने वाली या अपनी पत्नी और किसी और दूसरी लड़की को परेशान करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बचपन से ही मानसिकता इस तरीके से डाल दी जाती है। तो चलिए आज ऐसी ही एक प्यारी सी आंटी की कहानी आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। मेरी आज की कहानी में आपकी आंटी का ये कहना था कि शादियों में या तो शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं, किसी के साथ ये दोनों होती हैं और कुछ के साथ होती है मानसिक प्रताड़नाएं। मेरे साथ मानसिक और भावनात्मक प्रताड़नाएं हो रही थी। जिस आदमी से आंटी की शादी हुई थी, आंटी का कहना था कि मैं उसके 2 रूपों को झेल रही थी। एक वो रूप था जो सुबह सुबह 5 बजे उठ करके नहा करके पूजा पाठ करता था और पूजा पाठ में ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करता था कि सोच करके भी दिमाग हिल जाए, जिसके मतलब तक उसको पता थे। और वही आदमी दिन चढ़ते चढ़ते इस रूप में आ जाता था कि शाम तक उससे डर लगना शुरू हो जाता था। दान पुण्य भी करता था, लेकिन अपने दिमाग के गंदगी को इस तरीके से पत्नी के सामने परोसता था कि वो तीसरे कानों तक नहीं जाती थी और वो औरत बुरी तरीके से डर जाती थी। उस रिश्ते में ना तो वो खुश रह पाई और ना ही वो किसी तरीके की तसल्ली में रह पाई। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हर इंसान अपनी 2 पर्सनालिटी कैरी करता है, यानी कि उसके 2 रूप होते हैं, घर में कुछ और बाहर कुछ और, घर वालों के लिए कुछ और बाहर वालों के लिए कुछ और। पर ये आदमी घर में ही अपनी पत्नी को 2 ज़मीन आसमान की तरह अपने रूप दिखा रहा था। करता क्या था वो आदमी? क्या है आज की कहानी सुनाने का वजह? क्यों ये कहानी आप तक पहुँचानी मेरे लिए ज़रूरी थी? मैं आपको अब बताती हूँ।
धीरे धीरे अपनी मानसिकता से खुद ये परेशान आदमी अपनी पत्नी के लिए बहुत खौफनाक बन गया था। ऐसा क्या करता था वो कि तीसरे कानों तक ये बात बात पता नहीं चल पाती थी कि आखिर चल क्या रहा है दोनों के बीच में। बाहर वालों के सामने पूरी तरीके से सभ्य तौर पे खड़ा रहने वाला इंसान। सब जानते थे कि सुबह शाम की बड़ी ही अच्छी और ख़तरनाक पूजा करता है ये आदमी। उसकी बीवी को ऐसा क्या पता था उसके बारे में? क्यों थी इन अंकल के दिमाग की स्थिति ऐसी? क्या पत्नी आने से, पत्नी को आए हुए कुछ ही दिन तो हुए थे, उससे पहले के 26 साल तो वो अपने माता पिता की शरण में था, अपने माता पिता की छत्र छाया में था। क्या था, कहाँ चूक हो गई थी माँ बाप की परवरिश में? जिस आदमी के दिमाग में पूरा दिन सिर्फ यही चलता हो कि अगर कोई लड़की आपसे हंसी हंसी बात कर ले तो वो लड़की या तो आपकी रखेल है या फिर उसका मोल खड़े खड़े कोई भी लगा सकता है। वो आदमी प्रतिदिन हर दिन घर में रहने वाली, उठने बैठने वाली, आने जाने वाली, यहाँ तक कि पत्नी, वो सबके चरित्र पे उंगली बिना वजह उठाया करता था। क्यों पता नहीं। घर में काम करने आने वाली बाई के साथ वो कभी ना तो नज़र मिलाता था, ना ही सीधे मुंह से बात करता था। पत्नी के पूछने पर वो हमेशा एक ही बात बोलता था कि इसकी औकात देख रही है, घर घर जाके काम करती है, पता नहीं कितनों के बिस्तर पे सोती होगी। पत्नी ये सब सुन करके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी कि तुम इतनी चीज़ें सोच के लाते कहाँ से हो, और किसी की निजी ज़िंदगी से तुम इतना दुखी किस बात को लेकर के होते हो? किसी भी पराई औरत के फेवर में अगर सही बात उठा दो तो अपने ही चरित्र पे सारी बातें उठ के चली आती थी। फिर वो आदमी अपनी ज़बान की सारी हदें पार कर देता था तो अपनी पत्नी, उसकी मानसिकता इतनी गंदी और इतनी ख़राब थी कि अपने खिलाफ सुनने वाले शब्दों में वो बातों बातों में अपनी पत्नी को किसी सड़क के किनारे खड़े किसी वेश्या के साथ तोल देता। अपने ही सामने दूसरी पराई औरतों को, जिनको वो जानती तक नहीं है, जिनसे लेना देना भी नहीं है, उन औरतों की दिन भर बुराइयां और उनके चरित्र पर उंगली उठाने की एक ही बात से औरत मानसिक तौर पे परेशान हो चुकी थी। कई बार आंटी को शक होता था कि जिस हिसाब से उनकी पत्नी की मानसिकता है, उनके शायद बाहर अफेयर चल रहे होंगे। पर यकीन मानिए, कई साल, 2-3 साल जब उनकी छानबीन की गई तो आंटी को कोई सबूत नहीं मिला। उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, दारू सिगरेट वो कभी पीते नहीं थे, पर अपनी मानसिकता से इतना परेशान क्यों थे? वो लड़की ना होने के बावजूद इतने घटिया घटिया विचार जो आप सोच भी नहीं सकते, वो इस तरीके के विचार औरतों के लिए रखा करते थे। उनकी बातों से तो कई बारी मेरे कान दर्द हो जाते थे। उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ अश्लीलता एक विषय बन गया था, औरतों को क्रिटिसाइज़ करने का और आदमियों को भी क्रिटिसाइज़ करने का। आप माने या ना माने, मेरी ज़िंदगी सिर्फ उस आदमी के दिमाग के इर्द गिर्द ही बन के रह गई थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में दूसरा मुद्दा दिखाई ही नहीं देता था। मैं भूल चुकी थी कि मैं खुद एक इंसान हूँ, एक औरत हूँ, मेरे पास डिग्रियाँ हैं, मैं अपने दिमाग और शरीर का इस्तेमाल अच्छी जगह कर सकती हूँ। लेकिन उस आदमी की मानसिकता ने मुझे पूरा दिन घुमा के रख दिया था, मेरे दिमाग को घुमा के रख दिया था। पूरा दिन मेरा दिमाग इसी चीज़ को लेकर के खोजबीन में रहता था कि आखिरकार ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसा ये इंसान क्यों है। उस आदमी के कोई दोस्त भी नहीं थे, आंटी के पति के कोई दोस्त नहीं थे, शायद हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि अपने दोस्तों के लिए भी एक अलग तरीके की मानसिकता उसके दिमाग में पैदा रहती थी। उसके दिमाग में यही रहता था कि इन आदमियों के दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, दूसरी लड़कियों के साथ संभोग करना या दूसरी लड़कियों को गलत नज़र से देखना, इसलिए मैं उनके साथ उठता बैठता नहीं। और मनी मन आंटी के विचार में यही चीज़ रहती थी कि तुम्हारी मानसिकता इतनी घटिया है कि कोई भी इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। आंटी को इतना तो समझ में आ गया था कि जिस इंसान के पास ना रिश्तेदारी है, ना ही दोस्त हैं, ना ही किसी तरीके का एक अच्छा सर्कल है, उस इंसान की खुद की पर्सनैलिटी और दिमाग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अंकल की खुद की तो कोई दोस्ती नहीं थी, पर हाँ, उन्होंने आंटी की भी दोस्तियों को बिल्कुल हटा दिया था। पहले शादी के पुरानी दोस्ती यारी ज़्यादा नहीं चल पाती, ये तो हम सबको पता है। पर जहाँ हम नए घर में आते हैं वहाँ हम आस पड़ोसियों के साथ छोटा मोटा संबंध, औरतें ही औरतें एक दूसरे के साथ खान पान और कई तरीके की बातों में एक्सचेंज कर लेती हैं। अंकल ने आंटी का वो भी बंद कर दिया था।
आंटी का ये कहना था कि जब हम कपल्स बाहर साथ में निकलते थे तो पड़ोस वाली दीदी को मेरा पति हाथ जोड़ करके दीदी नमस्ते कहता था, पर वही आदमी जब लिफ्ट में अंदर जाता था या घर पे वापस आता था तो उसी औरत को गलत गलत बातों में फंसा देता था। कहता था कि कई साल इसके घर में किराएदार रहा, ये औरत अच्छी नहीं है, इसके घर में किराएदार रहते हैं, इसका पति कैसे किराएदारों को घर में रख लेता है, कौन जानता है ये लोग घर में क्या करते। उसके पास कभी कोई पुख्ता सबूत नहीं होता था किसी के लिए, वो सिर्फ अपने मन में मन घड़न कहानियाँ उल्टी सीधी बना बना के लड़की के चरित्र पे डाल देता था। पति की सोच को देखते देखते अब पति से नफरत होनी शुरू हो गई थी आंटी को। उनको देख के ऐसा लगता था कि समाज में फैलने वाले दिमागी कीड़े, दिमागी बीमारी इन जैसे लोग ही फैलाते हैं। आंटी को अब बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी थी। शादी के बाद आंटी की दोस्त ने अपने कॉलेज की रीयूनियन करके अपने कॉलेज के सभी दोस्त और उनकी वाइफ्स या उनकी गर्लफ्रेंड को भी बुलाया था। आंटी दिल से वहाँ जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो अपने घटिया पति के मानसिकता को जानती थी, पर सहेली के फोर्स करने पर और पति के भी ये देखने पर कि वहाँ का माहौल कैसा है, उत्सुकता के साथ पति भी वहाँ चल दिया। वहाँ वही होना था जो आंटी की सोच में था। जैसा वो आदमी था, आंटी ठीक से तैयार होकर तो नहीं जा सकती थी, पर वहाँ का माहौल बहुत ही अलग था और दोनों की मानसिकता भी बहुत अलग थी। आंटी जहाँ ये सोच रही थी कि देखो इनके भी पति हैं, इनकी भी अपनी एक ज़िंदगी है, जो पति पत्नी मिल कर के आपस में कितनी हंसी ठिठोली कर रहे हैं, खुल के बात कर पा रहे हैं, जी तो पा रहे हैं, एक दूसरे के लिए अच्छे विचार तो रख पा रहे हैं। वहीं अंकल का ये सोचना था कि कौन सा आदमी किस औरत को किस नज़र से देख रहा है। उन्होंने जैसे पूरा डेटा अपने दिमाग में फिक्स कर लिया था ताकि वो घर जा कर के अपनी पत्नी को उल्टा सीधा कुछ बोल सकें। आंटी और अंकल को न्यू मैरिड कपल के तौर पे दी गई पार्टी में उन दोनों का बहुत ख्याल रखा जा रहा था, पर अंकल का ध्यान ना तो वो ड्रिंक करते थे ना स्मोक करते थे, तो बाकियों से कटे कटे ही थे। वो नज़र नज़र में सारी जगह नज़रें घुमा रहे थे। वहाँ की आंटी की दोस्तों ने आंटी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कहीं कि वो कितनी हेल्पिंग थी, नेचर की थी, कैसी नहीं थी। और अंकल अपने दिमाग में क्रेडिट और डेबिट खेल रहे थे कि मेरी पत्नी शादी से पहले किस माहौल में पली बड़ी है, किस तरीके का स्वभाव रहा होगा, क्या क्या करती होगी ये। उतना घटिया दिमाग। वो पूरे 4 घंटे आंटी की सांसें रुकी पड़ी हुई थी। दारू पार्टी होने के बाद सब आराम से बैठ करके 1 घंटा बात किया। उस 1 घंटे में पता है अंकल ने क्या किया उस वक्त? दारू पार्टी ख़त्म होने के बाद नाच कर थक जाने के बाद 1 घंटा सबके सब एक दूसरे के पास सोफे में बैठ करके बातें करने लगे। अब सब वहाँ कूल बने हुए थे और अंकल को चुपचाप कोने में खड़ा देख करके अंकल को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। वही चीज़ अंकल को खल गई थी। अंकल ने वहाँ बैठ करके उन सबको उनकी औकात पता है किस तरीके से दिखाई। वो आदमी दिमाग से बहुत ईगोस्टिक था। उसने वहाँ बैठ करके उन सबको गीता के दोहे सुना दिए। खुद की मानसिकता को उनकी मानसिकता से बेहतर साबित करने के लिए वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण अंकल ने करना शुरू कर दिया। साथ में उनके हिंदी के श्लोक भी शुरू कर दिए। सब उस चीज़ को देख करके हैरान थे और सब इस चीज़ को देख के भी हैरान थे कि इस आदमी का दिमाग क्या वाकई में ख़राब है। आंटी ये सब चीज़ें देख करके वो भी अपना सहम करके शांत बैठ चुकी थी। अंकल सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि तुमसे ज़्यादा ज्ञानी और स्मार्ट आदमी मैं हूँ। मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ भड़काने की जो कोशिश हो रही है, उस कोशिश में तुम सब फेल हो जाओगे। ये सिर्फ उनकी दिमाग की उपज थी। वहाँ कोई ऐसा नहीं कर रहा था। वहाँ सब लोग जब अंकल की बातें 1 घंटे तक सुन करके परेशान हो गए, क्योंकि वो अपनी पार्टी ख़राब नहीं करना चाहते थे। एक एक करके उठ करके वहाँ सब चले गए। सिर्फ आंटी, अंकल और पार्टी के होस्ट थे। इतना सब होने के बाद अंकल ने आंटी का हाथ पकड़ा और उनको थैंक यू बोला और वहाँ से चले गए। पूरे रास्ते जहां आंटी गाड़ी से घर वापस आते समय अंकल के मूड को लाइटन करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश कर रही थी, वहीं अंकल अपने सुनाए हुए कुछ श्लोकों से वहां पे खुद को बड़ा ही यूनिक और अच्छा आदमी समझ करके गाड़ी में फूले ही जा रहे थे। वो खुद ही में ही खुद को बहुत महान समझ करके वहाँ से वापस आ रहे थे, जबकि आंटी को पता था कि उनके स्वभाव से अब ऐसा माहौल हो जाएगा कि दोबारा उन्हें कोई पार्टी में नहीं बुलाएगा। कायदे से तो इस हक से आंटी को अंकल से ज़्यादा लड़ना चाहिए था, पर पार्टी और दोस्तों से ज़्यादा उस वक्त आंटी के अंदर अपने दिमाग की, अपनी मानसिकता की शांति की ज़्यादा ज़रूरत थी। वो जानते थे ये बेवकूफ़ आदमी फिर अपने बखान माँ शुरू कर देगा और मेरी सहेलियों के चरित्र को उछालना शुरू कर देगा।
आंटी का ये कहना था कि शादी के बाद इस आदमी की बातें ऐसी थी जैसे खुले घाव में कोई कौवा आपके चोंच मार के जा रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में चोंच मार के जा रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते। वो घाव भी खुला रखना आपकी मजबूरी है और उस कौवे को अपने सर पे बिठाना भी आपकी मजबूरी है। आंटी का ये कहना था कि शादी के बाद किसी भी तरीके के रोमांस या घर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड उस आदमी के पास कोई बात नहीं होती थी, पर हाँ, जब भी सेक्स या दूसरी लड़कियों की बुराइयाँ या दारू की बात या किसी के भी चरित्र को उछालने की बात आती थी तो ये आदमी घंटों घंटों ये आदमी उस टॉपिक को मज़े से लंबा खींच देता था और इन्जॉय करता था। हमेशा कन्वर्सेशन में वो सिर्फ आदमी अकेला ही होता था और मैं सिर्फ बेचारी विक्टिम की तरह बैठी होती थी। ये सिर्फ एक तरफ़ा शादी और एक तरफ़ा बातचीत ही रह गई थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ अंकल की घटिया बातें आंटी का सुनना और चुपचाप रहना ही उनकी सेहत के लिए अब अच्छा था। घर लौटने के बाद अंकल ने वही किया। उस पार्टी में उनकी सहेली और उनके दोस्तों के खिलाफ, यहाँ तक कि आंटी के खिलाफ भी अंकल ने ऐसा जहर उगला कि आंटी के होश उड़ गए। अंकल का ये कहना था कि वहाँ पे खड़े आदमी, तेरे सहेली के दोस्त तुझे इस तरीके से देख रहे थे जैसे कि सबके सब मिल करके तेरा चीर हरण करना चाहते हैं। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ मैं चीर हरण का सिर्फ एक शब्द यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जो आंटी ने मुझे बताया था वो बहुत ही घिनौना था। मैं उसको इस सोशल मीडिया पे नहीं कह सकती, पर उस आदमी की मानसिकता आप समझ सकते हो। अंकल की बात सुन करके आंटी का चीख निकलना ही बाकी रह गया था, पर आंटी सिर्फ और सिर्फ उस आदमी की आंखों में और उसके उस तेवर में, जिसकी आंखों में ना शर्म ना पछतावा ना ही किसी तरीके का एहसास कि वो किस तरीके के शब्दों को अपनी बीवी के सामने इस्तेमाल कर रहा है, जैसे उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि उसके अंदर एक ऐसा शैतान बैठा हुआ है जो उसे ये सब चीज़ कर करके कहलवा करके मज़े लेता हो। शादी को समय बीतता जा रहा था। अंकल तो सुधर नहीं रहे थे, अंकल की मानसिकता और ख़राब होती जा रही थी, पर वहीं आंटी का सब्र भी टूटता जा रहा था। अंकल भी तो इंसान थे, हार्ड मास का पुतला थे, गलती तो उनकी भी बनती थी, पर यकीन नहीं मानेंगे कि वो आदमी इस हद तक चालाक था कि जब भी वो गलती करता था तो आंटी टोकती थी तो वो आंटी को एक महाभारत का एक श्लोक सुना करके आंटी का मुंह बंद कर देता था और कहता था कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं थोड़ी कर रहा हूँ, वो तो भगवान करवा रहे हैं। भगवान का ये कहना है कि तू तो एक हार्ड मास का पुतला है, तू जो भी करता है मेरे आदेश से ही करता है, तू जो नहीं करता वो भी मेरे आदेश से करता है, तो मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ, जो कर रहा है वो ऊपर वाला मुझसे करवा रहा है। ये बोल करके मेरे मुंह पर चुप्पी फेंक करके वो आदमी गलत करके चुपचाप वहाँ से चला जाता था। सबसे ज़्यादा औरतों के लिए भयानक क्या होता है, या तो उसका पति इस दुनिया में नहीं है या तलाक हो चुका है। शायद दोनों सूरतों में कभी ना कभी वो खुद को संभाल लेती हैं, पर ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे उनको ये पता चले कि साथ देने के लिए हमने शादी की थी, साथ दूर तक जाने के लिए हमने शादी की थी, पर ऐसी शादी जहाँ पे मानसिक स्थिति हमें एक दूसरे से एक ही कमरे से अलग ले जा रही हैं, एक ही रिश्ते से अलग ले जा रही हैं, ऐसे में मैं पति का साथ दूँ भी तो किस तरीके से दूँ, उसके साथ खड़ी रहूँ भी तो किस तरीके से रहूँ। तब अपनी उम्र के एक बीच पड़ाव में, जब आपकी उम्र 25, 30, 35 के आसपास होती है, ना आप पीछे जा सकते हैं ना आगे जाने के लिए आपको कुछ मिलता है, तब सबसे ज़्यादा डर और भयानक स्थिति पैदा होती है। एक इंसान के साथ साथ खड़े रहने के लिए हर परिस्थिति में लिए हुए वादे या फेरे वहाँ आकर के बिल्कुल मिथ्या हो जाते हैं कि जहाँ पे पति की मैं साथ दूँ भी तो किस बात पे साथ दूँ, वो गलत बातें कर रहा है और मैं साथ में हाँ आप ठीक कह रहे हो, वो लड़की ऐसी है, वो लड़की ऐसी है। क्या ये बोल करके मैं अपनी पति का साथ देख करके पूरी ज़िंदगी पत्नी धर्म निभाऊं? क्या ये पत्नी धर्म है? कितनी दुविधा और कितनी ज़्यादा परेशानी होती है जब आपकी ज़िंदगी आपको वहाँ पे एंड होती हुई नज़र आती है। अंकल के दोगलेपन से आंटी इस हद तक परेशान हो चुकी थी कि अब शादी को बहुत लंबा वक्त हो चुका था और अब उनकी हालात उनको इस हद तक परेशान कर रहे थे कि वो अपने आप में किसी 60-65 साल की बूढ़ी की तरह सोचने लगी थी और हो भी गई थी। अंकल के साथ कभी भी किसी भी शादी में जाते समय आंटी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। स्टेज में खड़े दूल्हा दुल्हन को देख करके
अंकल मुंह के सामने पति पत्नी को, न्यूली वेडिड कपल को बधाई तो देते थे, पर स्टेज से नीचे उतरते ही अपनी पत्नी की कान में धीरे से फुसफुस करते थे और कहते थे, देख इस लड़की के चेहरे का ढांचा, देख कहीं से भी ये कच्ची कवारी लग रही है, इसके तो पहली सुहागरात इसको समझ में भी नहीं आएगी इसके पति को। बेचारा आदमी, पता नहीं इसको ये बात पता भी होगी कि इसकी पत्नी कैसी रही होगी। इसका तो पूरा शरीर का ढांचा, इसका तो चेहरे पे ही ऐसा लग रहा है जैसे कि कितनी एक्सपीरियंस लड़की है। आंटी गुस्से में आके जब अंकल को ये कहती थी ना, क्यों हो सकता है कि आदमी भी वैसी रहा हो, तो अंकल एक ही बात बोलते थे, लड़कों को फ़र्क नहीं पड़ता, आदमियों को फ़र्क नहीं पड़ता। और इसने किया भी होगा तो कोई रेपिस्ट थोड़ी है, कोई लड़की खुद आकर के बिस्तर पे टांग खोल के लेट गई होगी तो इसने किया होगा, तो इसने तो अपना फ़र्ज़ निभाया ना। इसने, उस लड़की को क्या ज़रूरत पड़ी है, लड़कियों को क्या ज़रूरत पड़ी है किसी आदमी के आसपास आने की। ना बात करने लायक वो आदमी था, ना बहस करने लायक, ना किसी तरीके की कोई भी कन्वर्सेशन के लायक वो आदमी नहीं था। उसकी मानसिकता गिरी हुई थी, आंटी परेशान थी। अपनी दिमागी मानसिकता का कैदी आदमी अपने ही सोच विचार से किसी दूसरे की ज़िंदगी, पत्नी की ज़िंदगी को ज़िंदगी ना समझते हुए उसको भी अपने ही जैसा कैदी बनाने की पूरी कोशिश करने वाला आदमी किसी मौत के फरिश्ते से कम नहीं होता। 11 साल की शादी में आंटी ने 10 साल से ना तो अपना कोई जन्मदिन मनाया था, ना ही किसी तरीके की एनिवर्सरी, ना ही किसी के यहाँ पार्टी में आना जाना, ना अपने घर में पार्टी देना। आंटी को ये रियलाइज़ होते होते 10 साल लग गए थे कि वो एक आदमी की बीमारी मानसिकता में इस हद तक खो चुकी थी कि वो वाकई में बाहर निकलना उनके लिए डर हो गया था। इस हद तक उस दिमाग को डेली चोट मारी और ऐसा कर दिया गया कि आंटी भूल गई थी कि वो अपने कॉलेज की सबसे बिंदास लड़की थी, निडर लड़की थी। रात में भी अगर वो कहीं आती जाती थी तो वो किसी से डरती नहीं थी। वो लड़की एक ऐसी लड़की थी जो शादी के बाद अपने पति के साथ मिल करके अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, अपना रुतबा बढ़ाना चाहती थी। आंटी के सब्र और एहसास ने दम तोड़ा जब शादी को 10 साल, यानी कि उनकी उम्र के 10 साल जा चुके थे। अब उनकी ये हालात थे कि वो अपने पति को एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। अब हालात ऐसे हो गए थे कि अंकल के मुंह से एक शब्द सुनते ही आंटी अपना मानसिक डैमेज इस हद तक कर चुकी थी कि उनको जब रियलाइज़ हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर फिर भी आंटी ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। इतनी मानसिक परेशानियों के बाद भी हमारे समाज में तलाक एक टैबू है। आपको क्या लगा, क्या इनकी कहानी का अंत एक तलाक पे आ गया था? नहीं, आंटी को थोड़ा समय ज़रूर लगा, पर कुछ समय के मेडिटेशन और एक एहसास, एक अंदर दृढ़ संकल्प लेने के बाद आंटी ने कुछ ऐसा किया कि अंकल को उन्हीं की सोच के ट्रैप में फांस दिया गया। आंटी भूल चुकी थी कि हर इंसान के अंदर एक कमज़ोरी होती है और अंकल जैसे सोच वाले इंसानों की एक ही कमज़ोरी होती है, वो होती हैं औरतें। औरतों की बरकत, औरतों को बाहर निकल करके काम करते, कामयाबी करते और लोगों की एप्रिसिएशन से बहुत बड़ा झटका लगता है और आदमी अधमरा हो जाता है। यही सी चीज़ का आंटी को बहुत लेट ये बात समझ में आई और अपने ही दिमाग की कैदी बनने के बाद ये बात समझ में आई कि बहुत साल पहले जिस कामवाली को उसके पति गाली दिया करते थे 10 घरों में काम करके, उस औरत ने अपने लिए एक स्कूटी ले ली। पर 10 सालों में मेरी परिस्थिति ऐसी की ऐसी बद से बदतर हो गई। उससे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ा उस काम वाली औरत को? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके लिए उतना ही था कि जैसे कोई गली में कुत्ता भौंक रहा है वैसे ही मेरा पति भौंक के हट गया, लेकिन वो औरत तस से मस नहीं हुई। क्या कमी थी मेरे अंदर? आंटी ने सब कुछ साइड किया और अपनी डिग्रियों की धूल हटाई और काम के लिए बाहर निकल गई। यकीन मानिए दोस्तों, आगे की कहानी सुन करके आपको मज़ा आ जाएगा। जो आदमी बीवी को तड़पा करके अंदर ही अंदर मज़े ले करके शांति से चुपचाप सो जाया करता था, दूसरे दिन पूजा पाठ करता था, वही आदमी अपनी पत्नी को पहला बड़ा फैसला उससे पूछे बगैर नौकरी करने का फैसला करता देख उसकी हालत ख़राब हो। वो दिन और वो कदम आंटी की ज़िंदगी का ऐसा पल था कि उस दिन पहली बार वो आदमी पूजा करने बैठा ही नहीं, जिसका दिमाग
उसी को ही अपने ही जाल में ले करके खाने लगा। चीखने लगा वो आदमी, चिल्लाने लगा, चिढ़ गया। अपनी ही बंदिशों में वो आदमी पूरी तरीके से घुट गया था। जिस डर को वो अपनी पत्नी की आंखों में देखना चाहता था, उस डर को ख़त्म होता देख और आंटी का अंकल की आंखों में आंखें डाल करके बात करता देख, उस आदमी की सारी ब्राह्मणगिरी, सारी पूजा पाठ और सारी गीता के सार पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। उस दिन अंकल के पास आंटी को सुनाने के लिए कोई भी श्लोक नहीं था, पर उस दिन आंटी ने अंकल को एक श्लोक ज़रूर सुनाया। आंटी ने कहा, सुन तुच्छ बालक, ये सब मैं थोड़ी कर रही हूँ, ये सब तो वो ईश्वर मेरे से करवा रहा है। मैं तो सिर्फ हार्ड मास का पुतला हूँ, ना दिमाग मेरा है, ना मेरा शरीर है, ना मेरी मन है, ना मेरी आत्मा है। मुझे तो वो चला रहा है और मैं कठपुतली की तरह चल रही हूँ। तो मैं नौकरी नहीं कर रही, मैं नौकरी पे नहीं जा रही, मुझे पैसों का कोई मोह नहीं है। ये सब ऊपर बैठा वो श्री कृष्ण, वो मुझसे करा रहा है। जो सवाल करने हैं उससे कर। तो इस कहानी की एंड पे आपको भी मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। अक्सर मैं और आंटी इस बात को लेकर के कई बार कैंटीन में चाय पीते हुए बहुत हंसा करते थे उनके हस्बैंड के ऊपर। अगर वो ये कदम नहीं उठाती और उस नर्क से बाहर नहीं निकलती, तो आज आंटी की और मेरी मुलाकात नहीं होती और इस कहानी को आप तक मैं नहीं पहुंचा पाती। कई बार बहुत बड़ी परेशानी दिखने वाली चीज़ करीब जाने पे एक छोटी चींटी बराबर होती है। उनसे डरिए मत, आगे बढ़िए।